सचिन चंद्रा भारत में फिल्म, टेलीविजन और थिएटर वर्ल्ड के एक परिचित चेहरों में से एक हैं। उन्होंने 1000 से ज्यादा नाटक के शोज में काम किया है। बतौर एक अभिनेता, निर्देशक, डिजाइनर, बैक स्टेज तरह प्रोडक्शन में लगभग 3000 के करीब स्ट्रीट प्लेस, 40 के करीब नौटंकी शोज और कई बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है, जिसमें शादी में जरूर आना, रोड टू संगम और बहुचर्चित गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 शामिल है। साथ ही वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इवेंट जज और रेडियो में भी अपने शोज कर चुके हैं। टेलीविजन सीरियल सलाम यूपी के 45 एपिसोड्स के अलावा इलाहाबाद दूरदर्शन और लाइफ ओके चैनल में भी कई प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दे चुके हैं। वो एक एक्टिंग कोच और एक्टर ट्रेनर भी हैं और कई वर्कशॉप्स ले चुके हैं। थिएटर जगत में कई राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और विदेशों में भी उनका रंग अभिनय को विशेष उल्लेख मिली है और उनके काम को सराहा गया है। कवि डॉक्टर शैलेश गौतम ने सचिन की तारीफ में क्या खूब कहा है। सच कहूं तो सचिन स्वयं में कला और कमाल के संगम है, एक निर्विवाद संस्थान है और इसीलिए सचिन जैसे व्यक्तित्व जहां भी रहते हैं या रहेंगे, उस संस्थान को, उस कला रूप को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित करते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना भी है और मेरा ऐसा विश्वास भी है। और सचिन भाई की इसी अथक, अटूट निष्ठा और समर्पण के लिए मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आपका एक्टिंग के प्रति रुझान कब और कैसे आया? अपना एक्टिंग के प्रति रुझान मेरा बचपन से था, लेकिन इन शब्दों से परिचय नहीं था। मैं नहीं जानता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरा इंटरेस्ट है वो उससे थिएटर से या फिल्मों से जुड़ेगा, क्योंकि ये सपनों की बात थी। और इंटर कॉलेज में छोटे मोटे प्रोग्राम जो हुआ करते थे उनमें और जो दोस्तों की पार्टियों में मेरा जिस तरीके का बिहेवियर हुआ करता था, तो मेरा एक दोस्त था जो बहुत ही अच्छा तबला प्लेयर था। उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं थिएटर ज्वाइनिंग करते। तब मैं इस शब्द से परिचित नहीं था। उसने ही मुझे फिर सोहराब रजा जी और एहतेशाम नीरज श्रीवास्तव जैसे थिएटरिस्टों से इलाहाबाद में मुलाकात करवाई। इन लोगों के साथ आने पर ऐसा नहीं था कि जैसे ही मैं साथ आया वैसे ही मुझे सीन या नाटक करने का मौका लगा। मतलब उनके साथ रहते रहते फिर वो पहले बातचीत, फिर वो नाटक की जो एक रीडिंग हुआ करती थी, उस रीडिंग में बैठना, फिर धीरे धीरे करके ऐसे इंटर एग्जिट करना, बैक स्टेज, इस तरीके से करते करते फिर थिएटर से मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर उन्हीं लोगों के साथ मेरा के चटर्जी सर के यहाँ जो लूकरगंज में रहते थे उनके पास जाना हुआ और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, इम्प्रोवाइजेशन सीखा और बहुत अच्छी तरीके से फिर मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ। फिर लोगों के साथ फिर धीरे धीरे फिर 2002 तक आते आते मैं खुद 2001-2002 से मैं खुद थिएटर में डायरेक्शन करने लगा और तब से ये सिलसिला अब तक जारी है। एक्टिंग का हुनर जन्मजात है या किसी से सीखा जा सकता है? इसके प्रति आपके क्या विचार हैं? अभिनय को मैं मतलब ये दोनों बातें इसमें रखना चाहूँगा। कुछ चीज़ें तो जन्मजात ही होती हैं, कुछ एक्टर तो मतलब गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, मतलब उनके अंदर जैसे वो भगवान का आशीर्वाद होता है, और कुछ अपनी उस छोटी से बीज को बहुत मेहनत और अपनी ऊपर काम करके उसे खूबसूरत करते हैं, उसे आकार देते हैं। और ये मतलब एक सतत सीखने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप पेंटिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, तो धीरे धीरे स्केचिंग की जब आप कोशिश और लगातार प्रयास, कलर, ये चीज़ें लगातार करते हो, तब जा करके फिर आपके विजुअल से क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं, एकदम बंद कर देते हैं
और सालों उसकी तरफ आप ध्यान न रखें, कोई उस पर कोई प्रैक्टिस न करें। गायकी ले लें, वो भी अगर आप रियाज करना एकदम छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं थोड़े तौर पे तो रहेगी कि आप हल्का फुल्का कर लें, लेकिन वो उसमें किसी भी तरीके की जो खूबसूरती है, जो महारत है, वो नहीं आ पाएगी। इसलिए मतलब ये एक्टिंग को करने के लिए लगातार प्रयास, लगातार सीखना, लगातार आपका एक इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मतलब मैं कहूँगा कि एक्टर को लगातार अपने ऊपर काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि एक्टर बनाया नहीं जा सकता, एक्टर को निखारा जा सकता है। इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट, टीचर, आप खुद भी अपनी तरफ से जो प्रयास करते हैं, देखकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर, लिखकर, वो आप कितना करते हैं, ये आपको वो मतलब आपके ऊपर ये जो काम है, यही आपको निखारता है, यही आपको आगे ले जाता है। सचिन जी, आपने अपना सबसे पहला नाटक कहाँ पर खेला? मैंने सबसे पहला नाटक NCZCC में, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, वो मैंने सबसे पहले खेला था। और वो मतलब के चटर्जी सर और सोहराब रजा जी, इन सब लोगों के निर्देशन और साथ में मतलब मैंने ये किया था। बड़े पर्दे के अभिनय में और नाटक के अभिनय में क्या अलग बात है? आप क्या सोचते हैं इसमें? टेक्निकलिटी का फर्क है। अभिनय तो एक ही जैसा होता है। अभिनय तो आप चाहे नाटक में करें या कैमरे के सामने करें, करना तो आपको अभिनय ही होता है। तो क्या है कि जब आप नाटक में रहते हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि आप दर्शक के बीच में होते हैं, सामने होते हैं, कोई रिटेक नहीं होता, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको उसको मैनेज करना पड़ता है सामने बैठे दर्शक के हिसाब से, और जो जिसकी आपने तैयारी कर चुके होते हैं उसके हिसाब से। और जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो इसमें कई टेक्निकलिटी होती है। लाइट का ध्यान रखना पड़ता है, एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ें बहुत ही कंपैक्ट हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ें आप सहज ले लेते हैं, सहजता आ जाती है, जब आप उस चीज़ पे उतर जाते हैं, करने लगते हैं, तो फिर दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी होती है। मतलब बॉडी एडजस्ट कर लेती है। बस जब कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ नई अगर आपके लिए है तो जो थोड़ा सा अंदर से एक नर्वसनेस होती है, वो नर्वसनेस मतलब रहनी भी चाहिए। नाटक के पहले भी जब आप पहली एंट्री लेने जाते हैं तो आप थोड़े से नर्वस रहते हैं चीज़ों के प्रति, और वो आपको प्रोत्साहित करती है, आपको बूस्टअप करती है। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि नाटक का जो अभिनय है, थिएटर का जो अभिनय है, वो कैमरे के अभिनय से अलग है। क्योंकि जो भी चीज़ें रियलिस्टिक है तो आज रियलिस्टिक अप्रोच के नाटक हैं, और रियलिस्टिक फिल्म है तो वो उसी तरीके से आप निर्देशक के कहे अनुसार आप अपना एक्शन और रिएक्शन देंगे। लाउड प्ले है तो लाउड फिल्में भी होती हैं, लाउड एक्टिंग भी होती है। तो लाउड एक्टिंग अगर आपसे कही गई है तो आप लाउड ही करेंगे। कैसा आप काम कर रहे हैं, वो आपकी कहानी, आपका निर्देशक आपसे कैसा चाहता है, तो बस वैसा ही करना पड़ता है। बाकी टेक्निकलिटी जहां एक बार आप समझ लेते हैं फिल्मों की, तो फिर मुझे कुछ खास अंतर लगता नहीं। आप अपने आप को कितना वक्त देते हैं, जैसे कि वॉइस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एक्टिंग के लिए, अपने स्किल सेट को डेवलप करने के लिए आप कितना वक्त अपने आप को देते हैं? मैं एक्सरसाइज बहुत कम मतलब है, मेरा टहलना हो जाता है। और अभी इस लॉकडाउन में मैंने योगा शुरू किया है। और इसके अलावा मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, और अभी भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो इसके अलावा मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, डायरी लिखता हूँ। जब भी मुझे कोई आइडिया आता है, कोई चीज़ ऐसी आती है, क्योंकि मैं कहानी के रंगमंच पे बहुत मैंने काम किया है, और कहानी का रंगमंच और वो इम्प्रोवाइजेशंस पे मैंने बहुत काम किया है। तो वो चीज़ें जैसे आइडिया आते हैं कहीं, तो उन चीज़ों को तुरंत ही मैं लिखता हूँ और लिख करके रखता हूँ। और खाने पीने का मैं बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ी नहीं हूँ, जो मिल जाता है मैं जो इजी गोइंग। तो
ये कह लो कि सुबह से शाम तक मैं इस वक्त जब से मैं बंद हूँ एक कमरे में एक तरीके से, तो अपनी छत है बस इसी पे सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश की। हल्की फुल्की एक्सरसाइज में हमेशा से करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। कोई एक कविता या पंक्ति जो आपको बहुत प्रोत्साहन करती है, वो क्या है? मैं कविता या कहानियाँ मेरा पढ़ने का शौक़ है और मैं उन्हीं में रहता और जीता भी हूँ। लेकिन प्रोत्साहन जो है वो मुझे मैं अपनी माँ के बड़ा करीब हूँ और मेरी माँ, अगर उनसे कभी कहानी किस्से सुनोगी तो बहुत कमाल की किस्सा गोई करती हैं वो जब अपने बचपन की बातें और अपनी चीज़ें और अपनी दुनिया में जब खोती हैं तो वो एक अलग ही दुनिया होती है और कमाल का वो आपको इस तरीके से वो ड्रामा क्रिएट करती हैं कि लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक सामान्य सी बात इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो मेरी माँ ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली का मेरे पर से बड़ा सपोर्ट रहा है। जब भी मैं परेशान हुआ हूँ और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैं निराश हुआ हूँ तो मुझे मेरी माँ का बड़ा सहारा रहा है, मेरे पिताजी का बड़ा सहारा रहा है, परिवार का सहारा रहा है। तो मुझे वो ही प्रोत्साहित करते रहे हैं और हमेशा मेरी माँ का कहना है कि अगर कभी भी सुख देखो तो दुख भी देखो और अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें दिखेगा कि वो जो एक गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो बस वही लाइन और वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बातें हो रही हैं। आपका इसके प्रति क्या विचारधारा है या क्या अनुभव रहा है? नेपोटिज्म जो है वो तो हर एक क्षेत्र में है, कहाँ नहीं है। हर आदमी कोशिश करता है, वो कहे कम संख्या है लोगों की जो अपने मित्र दोस्त या अपने परिवार के लोगों को आगे ना बढ़ाएं। ऐसा होता नहीं। मतलब कहने की जरूर बात है कि हम फेसबुक पे लिखने के तौर पे, बात करने के तौर पे ये बातें कहें, लेकिन आदमी अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है या उन्हें कोशिश करता है कि उनको जगह दे, पहल उनकी करे। तो ये फिल्मों में भी है, लेकिन चीज़ें ये है कि हो सकता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ जाती है या उन्हें मौके थोड़े देर से या चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी कठिन जरूर हो जाती है। लेकिन एक बात है कि इसमें ठहरता वही है, रुकता वही है जिसमें दम होगा, जिसे ये पूरा का पूरा माध्यम ही आपके टैलेंट पे है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो हो सकता है आपको मौका पहले मिले, लेकिन आप ठहरेंगे नहीं। और जो जिनके पास टैलेंट है वो हो सकता है उनको मौका थोड़ा देर से मिले, लेकिन एक बार मौका मिलेगा तो वो साबित कर देंगे कि वो क्या है। गैंगटॉक वासीपुर मेरे लिए मतलब बेहतरीन अनुभव में से एक था। एक अलग किस्म की फिल्म थी और उससे जुड़ा रहना मेरा सौभाग्य है। और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार बात उसमें जो मुझे अभी तक याद है और जो उसमें वो था कि उसमें एक सीन थी जो ट्रेन के स्टेशन, मतलब ट्रेन की पटरी पर था और माहौल उसमें गर्मी का दिखाया गया था और शूटिंग बनारस में जनवरी की माह में। और तुम तो जानते हो कि हमारे यहाँ की मतलब इलाहाबाद बनारस अपने क्षेत्र में जो ठंड होती है क्या कड़ाके की पड़ती है। तो एक सिंगल शर्ट पहन करके और ले करके चीज़ें मेंटेन करके एक हल्की पतली सी जैकेट डाल करके हम लोग सारी रात, मतलब वो बुलाया हम लोगों को 9 बजे था और फिर लगते लगते काम शुरू हुआ था सुबह 4:30-5 बजे के करीब। और उस दौरान मतलब जो ठंड थी, उस ठंड में जो भी उसके लीड एक्टर थे, पंकज त्रिपाठी जी, नवाजुद्दीन और वो सारे लोग
सब बैठ करके आग तापना और उन्हीं बड़ा ही नॉर्मल सा माहौल। सबसे मज़ेदार बात थी कि उससे जुड़े हुए जितने भी एक्टर जो अपने क्षेत्र के सुपरस्टार हैं वो बिल्कुल आपको महसूस नहीं होने देते थे कि वो आपसे अलग है। लॉकडाउन ने जो सभी को दे रखी है, ये मान के बैठिए कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कौन सी घटना कब हो जाए आपके साथ, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अच्छे की उम्मीद करिए और बुरे के लिए तैयार रहिए। और कोई भी चीज़ कब घटेगी इसका मतलब न टाइम निश्चित है, न कल क्या होना है, कुछ पता नहीं। जो कुछ है आज है, और अगर आज को अच्छे से जी लिया तो बस यही जिंदगी है। शुक्रिया अपर्णा इस अच्छी बातचीत के लिए, और धन्यवाद। फिर इसी तरह फिर कभी मिलेंगे, और धन्यवाद सभी देखने और सुनने वाले दोस्तों को भी। थैंक यू।